साहब 87% लोग ये समझते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक नहीं है, अभी तक रिफॉर्म्स नहीं हो सकी और जो मसाइल रहे हैं पाकिस्तान को इन 3 सालों में और 4 सालों में वो अपनी जगह। लेकिन फिर हम ये समझ सकते हैं अब कि अभी तक भी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की मईशत को सही तौर पर स्टेबल करने में नाकाम है। देखिए, बात असल ये है कि गवर्नमेंट की जो कम्युनिकेशन है कंज्यूमर से, कंज्यूमर इंडेक्स कॉन्फिडेंस दुनिया से इससे कम नहीं हो सकता है, 87%। तो क्यों है ये इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकी है ठीक तरीके से। ये टू मच प्रोपेगेंडा, स्पिन। सच बोलो भाई। आप कहते हैं पेट्रोल का प्राइस नहीं जाएगा, नीचे आएगा, चढ़ जाता है। मैं अब समझ नहीं सकता हूं मुझे कि क्या झूठ बोलने की क्या जरूरत है। क्या लोग खुदकुशी कर देंगे? खुदकुशी हराम है इस्लाम में। सच बताओ। ये इनकी ये जो इन लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम है, दिस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ ऑर्डर। नहीं तो इतना लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। दूसरी बात, भाई आप कह दें लोगों को कि आप अकेले नहीं जा सकते हैं। आप आईएमएफ को गालियां देते रहते हैं तो फिर जाते क्यों हैं इनके पास? इसलिए उनके बगैर आपका मसला नहीं हल होता है। तो एक दफे जब आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उनके पैसे रुक जाएं तो आप तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि अगर आईएमएफ का ट्रांच अभी आज रोक दें, आपको कौन पैसे देगा? फिर बाद में हम सुनते रहते हैं रिमिटेंसेस। अरे यार, रिमिटेंसेस अगर बढ़ भी जाएं, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाए और पैसे मुल्क से निकाला जाए लोगों जो इस वक्त हो रहा है, तो क्या फायदा रिमिटेंसेस के बारे में बात करना? और अगर बात करना है तो लोगों को बताओ। और ये वक्त आ गया है, आई एम सॉरी बट ये वक्त आ गया है। डायरेक्ट टैक्सेस लगाओ, हिम्मत बढ़ाओ। एग्रीकल्चरल टैक्स बड़े रिच अमीर लोगों के ऊपर लगाओ। क्यों डरते हो तुम? रियल एस्टेट टैक्स अमीर लोगों पे लगाओ। क्यों डरते हो तुम? सही। ये क्या हो रहा है? क्यों डायरेक्ट टैक्सेशन आपको नजर आता है? एक इमरजेंसी है और आप इस वक्त आप स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। और अगर ये आपकी टीम हर वक्त ये आईएमएफ के इर्द गिर्द भागते रहे तो ये कभी नहीं होगा। माने कि इट्स सो सिंपल। बड़ा मुश्किल है, बड़ा ये होगा बेल्ट टाइटनिंग। देखिए, ये जो सर्वेज देते हैं 87%, आपने मुझे कहा है कि ये सर्वे, मैं ये जानना चाहता हूं, ये सर्वे में लिखा हुआ है कि सिर्फ 5% लोग टैक्स के बारे में बॉदर कर रहे हैं। माने उनको परवाह नहीं है। सिर्फ 5% को परवाह है टैक्स, और सिर्फ 4% है जो कहते हैं कि रुपी जो है। भाई ये अनपढ़ लोग, ये पता नहीं किन से आप पूछते हैं क्या टैक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद इन्फ्लेशन। अगर इतने लोग कहते हैं 70-50% कहते हैं इन्फ्लेशन हो, तो क्या ये 5%, हाउ डज इट मेक सेंस? देखिए, ये सब स्टेटिस्टिक्स छोड़े। आप गो टू गुड इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर इज वन, उनको पकड़ें, 3-4 को बिठाएं और कहें कि फॉरगेट अबाउट प्रेशर, फॉरगेट अबाउट पब्लिक ओपिनियन, फॉरगेट अबाउट इलेक्शन, हार जाने के लिए मैं तैयार हूं। क्या जरूरी है? और करके अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो फौज को कहें कि आप आके ले लें। इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया और इस दौरे के फौरी बाद सऊदी हुकूमत की तरफ से एक अहम ऐलान पाकिस्तान के लिए सामने आया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में $4.2 अरब का पैकेज देंगे। और इसमें जो $3 अरब है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया जाएगा, जबकि $1.2 अरब का उधार तेल पाकिस्तान को दिया जाएगा। अब विफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पर किन शराइत पर ये सऊदी अरब हमें कर्जा दे रहा है उसकी मंजूरी दी है, और जो शराइत हमारे पास एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं आपके साथ शेयर भी करेंगे। उन शराइत को सामने रखते हुए कम से कम इस बात का हमें अंदाजा होता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक अपने आप को भाई भी समझते हैं, लेकिन इन शराइत को सामने रखते हुए लगता यह है कि हमारे अब जो दोस्त और भाई ममालिक भी हैं
वो भी शायद पाकिस्तान के ऊपर एतबार और एतमाद नहीं करते। तो शहबाज से कोई लेन देन का मामला हो तो बेहतर है कि आप लिखत पढ़त कर लें। तो इस पर तो एतराज नहीं है कि अगर इतनी बड़ी रकम सऊदी अरब आपको इस मुश्किल वक्त में दे रहा है तो उसकी कोई लिखत पढ़त या कोई इन राइटिंग कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जो शराइत मैंने देखी हैं, जो एक्सक्लूसिवली आपके पास मौजूद हैं, जो नाजरीन से आप शेयर भी करेंगे, उसको देखकर तो कम से कम ये अंदाजा होता है कि अब शायद ये भाई भाई वाली बात नहीं है, प्योरली स्टेट टू स्टेट मामला चल रहे हैं। और उसका कसूर तो मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान को ही करार दूंगा क्योंकि अगर सऊदी अरब इतनी सख्त शराइत हमारे ऊपर रख रहा है तो। कामरान, इसका कसूर पाकिस्तान को नहीं, इसका कसूर वजारत खारजा को दीजिएगा कि ये वजारत खारजा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना, मतलब नहीं, वो पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी तो बात करते हैं, उस तरफ नहीं हमने जाना। आज वजारत खारजा बात परेशान भी होती है कि पता नहीं हम तो बाज़ दफा पोस्ट ऑफिस हैं, वो ये भी ये इसका जो सारा बैकग्राउंड है इन शराइत का वो उसके साथ है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हुए थे। आज वफाकी काबीना ने इसकी थ्रू सर्कुलेशन ऑफ द असम्बली इस मुआहिदे की मंजूरी तो दे दी है, और जो फवाद चौधरी साहब है हमारे इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर, उन्होंने इसकी कन्फर्मेशन की है। तो कहा तो आपने बिल्कुल ठीक है, शराइत बहुत सख्त है। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्जा पाकिस्तान को मिला है $3 अरब का कैश डिपॉजिट, ये 1 साल के लिए मिला है। अच्छा, और इसकी जो शरह सूद है वो 4% है। अच्छा, इसमें कामरान इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पिछली इस तरह की फैसिलिटी थी उसकी शरह सूद थी 3.2%, तो अब ये होगी है 4%। इजाफी सिर्फ 1 साल के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट बनता है वो कोई $24 मिलियन बनता है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि पहले जो फैसिलिटी थी 3 साल के लिए, उसमें 1 साल के बाद उसका रोल ओवर होना था। तो इस दफा ये रोल ओवर नहीं हो रहा, ये पैसा सिर्फ 1 साल के लिए मिला, और उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस सऊदी अरब ने लगा दी हैं, वो हम नाज़रीन को बता देते हैं। इसमें नाज़रीन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सऊदी अरब ने इस मुआहिदे के अंदर ये कंडीशंस कुछ लगाई हैं कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर जाए तो उस सूरत में क्या होगा। तो वो डिफॉल्ट की कंडीशन भी सेट की हुई है इस मुआहिदे के तहत, कि वो डिफॉल्ट की कंडीशन ये कि इस मुआहिदे की किसी भी क्लॉज के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता, पाकिस्तान इसके ऊपर जो सूद है वो नहीं देता, तो भी डिफॉल्ट सऊदी अरब डिक्लेयर कर सकता है $3 अरब के ऊपर, और ये $3 अरब पाकिस्तान को फौरी वापस करना पड़ेगा। दूसरी इसके अंदर शर्त ये है डिफॉल्ट की कि अगर पाकिस्तान अपनी किसी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के ऊपर भी डिफॉल्ट कर जाता है तो वो भी डिफॉल्ट कंसीडर होगा, और उस सूरत में भी जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान से पैसे वापस मांग सकता है। और तीसरी कामरान इसमें जो डिफॉल्ट की है कि जी अगर पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी वजह से कोई और डेट ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करते तो भी डिफॉल्ट कंसीडर होगा, और अगर पाकिस्तान IMF का मेंबर नहीं रहता तो भी ये डिफॉल्ट कंसीडर होगा। तो डिफॉल्ट की सूरत में सऊदी अरब 1 साल से पहले पाकिस्तान से पैसे वापस मांग सकता है। एक और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंडीशन नाज़रीन वो ये है कि अनलाइक पास्ट जब ये फैसिलिटी 1 साल या 3 साल के लिए थी, अब जो नया मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है जिसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है, उसके तहत सऊदी अरब 72 घंटे के नोटिस के ऊपर ये पैसा वापस ले सकता है। इट इज अगेन अ वेरी कमर्शियल जो इसकी एक वो एग्रीमेंट की ये टर्म है, और ये जो पैसा है डेजिग्नेटेड अकाउंट में जाएगा, वहां से इसका इस्तेमाल होगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर हो जाता है दोनों ममालिक के दरमियान, तो डिस्प्यूट की सूरत में सऊदी अरब का जो कानून है वो लागू होगा, पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होगा। और इसमें एक जो बड़ी ही क्रूशल एक क्लॉज ऐड हुई है इस मुआहिदे के अंदर, वो ये है कि पाकिस्तान ने अपना जो सॉवरन इम्यूनिटी का जो राइट है वो सरेंडर किया है। उसके मुताबिक अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान $3 अरब पे डिफॉल्ट कर जाता है तो सऊदी अरब का ये हक होगा कि कोई भी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है उसको वो अटैच कर सकता है। ये वो तफसीलात जो हमारे ज़राए ने हमें वजारत ख़जाना से बताई हैं, जिस मायदे की काबीना ने थ्रू सर्कुलेशन ऑफ द असम्बली मंजूरी दी है। इसमें नाज़रीन हमने वजारत ख़जाना के जो तर्जमान है जो सेक्रेटरी बी खान साहब, उनको मैंने सवालात भेजे थे कि इनके अगर आप काइंडली जवाब देना चाहें, तो उन्होंने इन चीज़ों के जवाब नहीं दिए। लेकिन मेरी फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब से जो बात हुई थी, उन्होंने ये चीज़ को कंफर्म किया है कि ये जो मुआहदा हुआ है इसकी मंजूरी आज वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन से दे दी है। तो ये कामरान चंद इसकी चीदा मेरे ख्याल में ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि किस तरीके से जो सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है और माजी में एक हमारी वो मदद करते रहे, लेकिन लगता ही है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक एतमाद की कमी अब नजर आती है, उनको भी शायद हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं रहा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे ख्याल में एक कॉन्टेक्स्ट लोगों को भी जरूर बताना चाहिए। देखें, हिस्टोरिकली सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। 2-3 मैं वाकयात मैं अगर आपसे शेयर करूं,
1965 की वॉर जब भारत के साथ हमारी हुई, उसके बाद जाहिर है कि हमारी मईशत को भी बड़ा धचका लगा और हमेशा की तरह हम सऊदी अरब के पास गए। तो उस वक्त उस जंग के बाद जो सदर अयूब थे और उस वक्त के जो सऊदी किंग थे फैसल, उनके दरमियान मुलाकात हुई। तो जब सदर अयूब ने अपना पाकिस्तान का वो मुद्दा उनके सामने रखा कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया, किंग फैसल ने, और उनसे कहा कि जो इस वक्त जो खजाने में हमारे पास पैसे हैं उसके जो हाफ है ना वो आपके पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अब ये आलम है कि जब आपको वो पैसे दे रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि 72 घंटे के नोटिस पर वो आपसे पैसे वापस ले भी सकते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो यमन वॉर थी उसके दरमियान जो मामलात हमारे खराब हुए, और उसकी सबसे बड़ी वजह आपको पता है कि उस वक्त सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान में वो इतने अच्छे नहीं थे। जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका असर पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात पे पड़ा। तो मैं सरासर इसमें सऊदी अरब को बिल्कुल ब्लेम नहीं दूंगा, उनका फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में आपकी वो मदद कर रहे हैं। कसूर जो है वो हमारा ये क्या मामला आपने बिल्कुल इसकी, और हमें ये खुशखबरी सुनाई जाती रही स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कॉल करके कि पाकिस्तान की तारीख के हाईएस्ट हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। और मैं बार बार अपनी राइटिंग्स में ये लिख रहा था और हमने प्रोग्राम में भी बात की कि खुदा के वास्ते ये आर्टिफिशियल सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मत दें, ये सारा पैसा उधार ये निकल जाएगा और लग पता जाएगा जब निकलेगा। $20 अरब के अभी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गए हैं 2-3 माह पहले, अब फिर वो $16.2 अरब के हैं। सऊदी अरब का पैसा आएगा, ये $19 अरब पे चले जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जब 1 साल बाद या 72 घंटे बाद ये निकल जाएगा, फिर किससे मांगेंगे आप? और एक और मैं आपको यहाँ पे खबर आगे देता हूं, फिर ब्रेक पे चलते हैं, कि पाकिस्तान एक और कोशिश कर रहा है कि वो इसी तरह का एक और $3 अरब का कर्जा एक और दोस्त मुल्क से ले ले। तो ये भी एक खबर आपको मैं दे रहा हूं। तो अगर हमने ये मांग तांग के मुल्क चलाना था तो फिर तब्दीली के माजरत के साथ नारे लगाने कामरान बनते नहीं है। और वैसे भी, और खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि ये जो कर्जों का बोझ पान के ऊपर बढ़ता जा रहा है ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन जाहिर है कि फिर इस गवर्नमेंट के पास भी लगता है कि कोई ऐसी रेसिपी नहीं है कि इस दरवाजे को किस तरीके से बंद। रियासत नाम नेहाद मदीना में एक और बहरान आया और चला भी गया। चला तो गया लेकिन जाते जाते ये कराची के मुल्क भर के लोगों को रुला गया, ख्वार कर गया। इस पेट्रोल बहरान में पेट्रोलियम डीलर्स ने अपने कमीशन को बढ़ाने की गर्ज से अपनी नाराजगी के इजहार के तौर पर एक हड़ताल का ऐलान किया था, और इस हड़ताल की नज़र हुआ कराची के, मुल्क के, पाकिस्तान के तमाम लोगों का वो सुकून। मीलों दूर तक लंबी लंबी कतारें देखने में आई। रियासत थी और ना ही हुकूमत। वज़रा के अलटप बयानात थे, और उसके बाद सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के 24 घंटों के बाद कहीं जा कर के ये मामला उस एक वक्त पे रिजॉल्व हुआ कि जब पेट्रोलियम डीलर्स अपनी मर्जी का ना सही, लेकिन बहरहाल ₹1.99 कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हुकूमती फ्रॉड का एक जरिया है। इसलिए मैं इस किस्म के किसी हिमाकत का इर्तिकाब ना करते हुए ₹1 पेट्रोलियम डीलर्स अपने कमीशन को बढ़ाने में कामयाब हुए, और ये ₹1 मुनाफे की हद तक जाकर के अरबों और खरबों रुपए बनता है, जो कि जाहिर है कि मैंने और आपने ही देने हैं। तो वो हुकूमत जो अब खरब ठरब और पता नहीं अरब कितना होता है वो खा रही थी, उसने अब अपने हिस्से में से थोड़ा सा पेट्रोलियम डीलर्स को भी देना गवारा कर लिया है, जिसके बाद ये बहरान जो है वो टल गया। लेकिन बहरानों की तो हमें आदत सी हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 24 से 48 घंटों में हम कोई नया बहरान पैदा कर लेंगे। हमारे यहाँ बहरान की कमी थोड़ी है। यार जिंदा सोबत बाकी, हुकूमत तो वही है ना। इदारे अपनी जगह अल्लाह का शुक्र है मौजूद हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई इदारा किसी न किसी के आकर के रास्ते में रुकावट बन करके खड़ा हो जाएगा, फिर कोई ना कोई टर्मिनेटर किसी न किसी को आवाज़ दे देगा, और उसके बाद फिर एक दे मार 4.5 यहाँ शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब खान साहब ने एक और, पिछले एतवार में वज़राए आज़म शायद काम करने के लिए होते होंगे, हमारे यहाँ वज़राए आज़म भी काम करते हैं, खान साहब भी बहुत काम करते हैं मेरे प्रोग्रामों में। पाकिस्तान तहरीक नज़ीर लगारी साहब, क्या 6 महीने के लिए गवर्नर राज लगा दिया जाए तो आपके ख्याल में कराची के मसले हल हो जाएंगे? जो हशर इन्होंने पाकिस्तान का किया है उससे ज्यादा बुरा हशर सिंध का करेंगे। टोटल फेलुअर हुआ है। 3 साल पाकिस्तान के लिए कयामत के साल हैं। 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान जिस तरह के हालात का शिकार रहा है उससे बदतर हालात जो हैं वो पीटीआई के दौर में। पीटीआई ने
मुल्क को एक बदतरीन सूरत हाल से दो चार किया है। और ये अभी बात कर रहे थे कि जनाब पानी टैंकर से, हमें भी ये शिकायत है कि पानी से अल्लाह ना करे कोई फौतगी नहीं हुई है, कोई फौत नहीं, लेकिन पानी जो है वो पाइपलाइन की बजाय टैंकर से फराहम किया जा रहा है। ये हुकूमत की गलती है और सिंध हुकूमत की गलती है। वफाक ने क्या किया है? वफाक ने बाकायदा कहा है कि भाई गैस नहीं मिल रही है अगर आपको लाइन में, तो जाकर सिलेंडर ले लो। यानी सिलेंडर के लिए गैस मौजूद है। अगर सिलेंडर के लिए कोई लेना चाहता है तो उसको गैस मिल जाएगी, अगर कोई जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको नहीं मिलेगी। और ये वही काम उससे ज्यादा बदतर तरीके से तो ये कर रहे हैं। और इसमें पीटीआई की हुकूमत ने टोटल फेलुअर हुआ है। आप चलें जो जराइम हो रहे हैं सादेगढ़ में, भोंग में, सादकाबाद में, भोंग में, रहीम यार खान के दूसरे इलाकों में दिन दिहाड़े लोगों को उठाकर बंद कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। वैसे सर ये जो एमपी आकर कहते हैं, आप ये जो मिसाल वाटर कहते टैंकर्स की मिसाल एलपीजी के साथ दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि हमाद अजहर इस पर वजाहत कर चुके हैं कि एलपीजी को हम रूटीन का जो सिस्टम है हमारा गैस घरों में पहुंचाने वाला, उसमें नहीं डाला जा सकता। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कराची में बहुत सारे इलाकों में पानी की लाइनें ही फरसूदा हो चुकी हैं और वहां पर सिस्टम ही नहीं है कि वहां नलकों में पानी डाला जाए। तो ऐसा ही एलपीजी का भी नहीं देखें। असद प्लीज, लोगों को घरों में गैस मिल रही थी और सिस्टम था, इन्होंने तो बंद कर दिया ना। एक जमहूरियत पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को मदऊ किया गया, लेकिन चाइना को इसमें इनवाइट नहीं किया गया है, जबकि ताइवान को इनवाइट किया गया है। इसमें पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए और क्या पाकिस्तान को इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। पहले मैं इमरान साहब से पूछूंगी। देखिए, अमेरिका शायद समझता है कि चीन में उस तरह की जमहूरियत नहीं है जिस तरह की जमहूरियत का वो दावेदार है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से अगरचे खबरें तो ये आ रही हैं और ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान शिरकत करेगा, लेकिन ये ज़रूर पाकिस्तान को ज़हन में रखना चाहिए कि अमेरिका ने इसमें चीन और तुर्की, जो पाकिस्तान के दोनों इंतहाई करीबी दोस्त ममालिक हैं, उनको नहीं बुलाया। तो पाकिस्तान ज़रूर शिरकत करे, लेकिन उन दोनों को पहले ऑन बोर्ड ले ले, उनसे बात कर ले, क्योंकि ताइवान वाला इशू आपको पता है चीन के लिए इंतहाई सेंसिटिव है। और वैसे भी ये कॉन्फ्रेंस जो वर्चुअल की जा रही है, ये अमेरिका की पॉलिसी जो है बड़ी पिक एंड चूज वाली लगती है, एक मगलूबा सा बना लिया। आप देखें कैसे बांग्लादेश को नहीं बुलाया, इंडिया पाकिस्तान को बुला लिया। उधर से आपने देखें सिंगापुर को नहीं बुलाया, आपने मलेशिया और इंडोनेशिया को बुला लिया। तो उन्होंने पता नहीं लगता है कोई डिवाइड करने की जानबूझ के कोशिश है। क्या करना चाहते हैं हिलाल साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये सही कहा इमरान याकूब ने। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें इसलिए इंक्लूड किया है कि वो देखना चाहते हैं कि हमें ये कैसे इस्तेमाल करते हैं चीन के खिलाफ। अब बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल में हमारा पॉलिसी ये होना चाहिए कि हम चीन के पास जाना चाहिए और हम कहना उनको चाहिए आप नहीं आ रहे हैं, और आपने एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है कि इसके खिलाफ अगर आप समझते हैं कि हमें शरीक नहीं करना चाहिए, अगर आप मिसअंडरस्टैंड ये सब होगा, हम नहीं चाहते हैं इसलिए कि हमारा रिलेशनशिप आपके साथ ट्रांसेंड्स अमेरिका पाक रिलेशंस, लिहाजा आपके सजेशन पे अगर वो कहते हैं नहीं आप चले जाएं, तो उस वक्त जब हम जाएंगे अगर वो ये कहें तो हमें फिर जाना चाहिए। और फिर ये दो चीज़ें कहना चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि वन चाइना पॉलिसी जो है अमेरिका का भी है, उन्होंने उसको दे डिड नॉट ऑनर इट। और दूसरी बात यह है कि हम कहना चाहिए कि क्या आपका क्या मतलब क्या है भाई, कि आप क्यों ये कर रहे हैं, चीन को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, हमें एसोसिएट कर रहे हैं। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि हम इसकी तकरीर हम ये करेंगे, आपके खिलाफ हम बोलेंगे और वी विल स्टैंड विद चाइना। मेरे ख्याल में ये हमारा कोई अब ऑप्शन रहा नहीं है। तो अगर यही जाके कहना है अमेरिका को क्रिटिसाइज करना है, तो वह तो कोई बहाने बना ले नहीं जाने के लिए। मगर अगर आप समझते हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ चाइना आप अपनी रिलेशनशिप अमेरिका से बेहतर करना चाहिए, मैं कहूंगा कि दैट इज वेरी शॉर्ट साइट।